हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बाहर निकला तो दोनों ढीठ लड़कियां दरवाजे के पास मौजूद थीं। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए किन्नौर जी, महारानी आशा कुमारी आपका इंतजार कर रही हैं। मैं संजीदगी से उनके साथ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद उस कमरे में पहुंच गया जहां सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त किया गया था। नाश्ते की मेज बहुत लंबी थी। उसके सिरे पर आशावती बैठी हुई थी, बाकी मेज खाली थी। पूरा मेज नाश्ते से भरी हुई थी। बहरतौर ये रियासतों की बातें थी और मुझे उनमें से किसी बात पर एतराज करने का कोई हक नहीं था। आशावती ने खड़े होकर खैर मकदम किया और मुझे करीब आने का इशारा किया। फिर एक मुलाजिम ने कुर्सी मेरे लिए घसीट दी और मैं बैठ गया। ठीक है, तुम जाओ, कुमारी आशावती ने नौकर से कहा और वो चला गया। उसने नाश्ते के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। उस दरवाजे को बंद करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। मैंने मुस्कुराते हुए नाश्ते की मेज को देखकर कहा, इतनी तवील मेज और नाश्ता करने वाले हम सिर्फ दो अफराद ना कहें किन्नौर शंकर, यूं कहें कि पूरा संसार यहाँ मौजूद है। पूरा संसार? मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखा। हाँ, मेरे मन में आपकी हैसियत एक संसार ही की है, कुमारी आशावती ने जवाब दिया और हंस पड़ी। मैंने उसके इन अल्फाज को कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था और उसके बाद हम नाश्ते में मसरूफ हो गए। नाश्ते से फरागत में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन कुमारी आशावती का वहां से उठने का कोई इरादा नहीं था। कुछ और लो किन्नौर? नहीं बस शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। कैसी अजीब बात है, राजा कर्ण सिंह ने आपको अपना मेहमान बनाया और खुद गायब हो गए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जाहिर है करण जी को कोई ऐसा काम ही पेश आ गया होगा, ऐसा ही काम, कुमारी आशा ने कहा और फिर हंस पड़ी। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? बस ऐसे ही, उसने कहा। अंदाज में शरारत थी। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। वो बेबाकी से मुझे देख रही थी। उसके बाद मुझे मेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। ख्वाबगाह में पहुंचकर उन मिल्लात के बारे में गौर करने लगा। हकीकत ये थी कि मैं अपनी उम्र से काफी आगे बढ़ गया था। जो तजर्बा जिंदगी ने दिए थे और प्रिंस जोगिंदर ने जो कुछ मुझे सिखाया था, उसके तहत मैं वो सब कुछ समझ सकता था जो मेरी उम्र के दूसरे लोग नहीं समझ पाते थे। राजा कर्ण सिंह का रवैया मुझे शुरू से ही मशकूक लग रहा था, लेकिन प्रिंस जोगिंदर जोगी बाबा भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने मुझसे क्या काम आ पड़ा था और उन्होंने मुझे रियासत बेड़ी खेड़ा क्यों भेजा था? ये बात अभी तक सीगाए राज में थी और सच्ची बात ये, अभी तक इसका हल तलाश करना मेरे जहन की बात नहीं थी। ताहम प्रिंस जोगिंदर के इतने एहसान थे मेरे वजूद पर कि वह मुझसे कोई भी काम लेता तो मैं उसे इनकार की जुर्रत ना कर सकता था। रात के किसी हिस्से में मुझे नींद आ गई, ये सोचते हुए कि मैं आइंदा क्या करना है, और दूसरी सुबह नाश्ते के लिए दो खादमाओं ने जगाया। अच्छी शक्ल सूरत की मालक थी और रियासती लिबास पहने हुए बड़ी हसीन लग रही थी। उनकी शोख आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैं बौखलाए हुए अंदाज में उठ गया। उनके चेहरे का तासर न जाने कैसी कैसी कहानियां सुना रहा था। बहरतौर मैंने सहमी हुई निगाहों से उन्हें देखा तो एक दिन से एक मुस्कुराकर बोली, कुमारी जी उठिए, समय काफी हो गया है। रात को ना जाने क्या क्या सुंदर सपने देखते रहे कि सुबह को जल्दी आंख ना खुल सकी। सब लोग जाग गए। आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद हमारे साथ चलिए। तुम लोग जाओ, मैं नहा लूंगा, मैंने कहा, और वो दोनों हंसती हुई एक दूसरे को कोहनियां मारती हुई बाहर निकल गईं, जैसे उनका जी ना चाह रहा हो कि बाहर जाएं। अजीब बेतुकी लड़कियां थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा और अपने ख्वाबगाह से मुल्हिका गुस्ल खाने में घुस गया। मेरे लिए सिल्कन काटन का एक खूबसूरत लिबास निकाल कर रख दिया गया था। ये लिबास मेरे ही लिबासों से निकाला गया था, लेकिन इसके पहले मैंने इससे इस्तेमाल नहीं किया था और ये उन लिबासों में से था जो प्रिंस जोगिंदर ने मेरे लिए मुहैया किए थे। उसने मुझे शहजादा बनाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। मैं दिल ही दिल में उनके बारे में सोचता रहा। लिबास पहनकर मैं एकदम खिलखिलाकर हंसते हुए उसने कहा,
पता नहीं प्रिंस जोगिंदर ने आप पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लिया है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं नहीं, कोई खास मतलब नहीं। और वो फिर हंस पड़ी। कुमारी जी, आपकी बातें बेहद अजीब लग रही हैं मुझे। बुरी तो नहीं लग रही, उसने सवाल किया। अच्छा, बुरी नहीं लग रही, लेकिन जो बात मैं समझ ना पाऊं उससे मुझे उलझन होने लगती है। तो फिर मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके जहन को उलझाने का शिकार बना दिया। अलबत्ता इतना मैं आपसे जरूर कहूंगी कि राजा किरण गए नहीं हैं, उन्हें भेजा गया है। क्या मतलब? हाँ, उन्हें यहाँ से भेजा गया है। पर क्यों? लंबी कहानी है ये, लेकिन थोड़ी थोड़ी मालूम होगी आपको। मेरी समझ में तो कोई कहानी नहीं आई। आखिर किसने भेजा है राजा कर्ण सिंह को यहाँ से? मैंने, रानी आशावती ने कहा, और एक बार फिर मैं हैरान होकर उसकी सूरत देखने लगा। आपने? हाँ मैंने। क्यों? इसलिए कि मुझे आपको तन्हाई नसीब हो जाए। मगर ये तन्हाई आपको क्यों हासिल करना चाहती थी? इसलिए कि मेरा काम आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। आपका काम? हाँ, मेरा काम। क्या काम है आपका? मैंने कहा ना, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम हो जाएगा। थोड़ी सी बातें आपको जरूर बता दूंगी। तो फिर बताइए, आपने तो मेरे जहन को उलझा दिया, मैंने कहा, और एक बार फिर वो हंस पड़ी। अभी नहीं किन्नौर शंकर जी, अभी नहीं। अभी तो आप रियासत और उसके नवाह की सैर करें। इतनी अच्छी जगह है, आपको मजा आ जाएगा। सैरो शिकार से दिलचस्पी है आपको? दिलचस्पी तो हर चीज से है, मगर जहन उलझनों के दरमियान हो तो भला कोई दिलचस्पी कैसे कायम रह सकती है? आप कम अज कम कुछ बातें तो मुझे जरूर बता दीजिए। पूछिए पूछिए किन्नौर जी, हम तो आपको सारी बातें बताने को तैयार हैं। मुझे लाने का कोई खास मकसद है? हाँ, वो मकसद किसके मफाद में है? मेरे, कुमारी आशावती ने जवाब दिया और एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगी। गोया आपने अपने मफाद के लिए कर्ण सिंह को यहाँ से रवाना किया है। हाँ, कुमारी आशावती ने जवाब दिया। अच्छी बात है, अब मैं आपसे कोई और बात नहीं पूछूंगा। ऐसा करें किन्नौर जी, इस वक्त तो इस बात को जाने दें, तब बल्कि शाम तक 4 बजे तक आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। 4 बजे एक शख्सियत आपसे मुलाकात करेगी और उसके बाद आपके जहन की तमाम उलझनें खत्म हो जाएंगी। वो शख्सियत किसकी होगी? मैंने सवाल किया। अब देखिए ना, आप अपने लिए सवालात कर रहे हैं जिनके जवाब बहुत लंबे होते हैं। आइए यहाँ से चले, मैं आपको महल की सैर कराऊं। कुमारी आशावती ने कहा और मैं एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। महल की शान शौकत वही थी जो किसी रियासत के महल की होनी चाहिए थी। जगह जगह चौबेदार खड़े हुए थे जो रानी आशावती को देखकर गर्दन झुका लेते। हम उनके दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ते रहे और दोपहर तक हम ये वसीओ अरीज महल देखते रहे। रानी आशावती महल के में सारी तफसीलात बता रही थी। ये महल उसका आबाई महल था। उनकी तफसीलात के दौरान मुझे इल्म हुआ कि दरअसल ये रियासत राजा कर्ण सिंह की नहीं बल्कि कुमारी आशावती की है और उसके बाप से उसे विरसे में मिली है, क्योंकि उसके बाप की कोई औलादे नरीना नहीं थी। मैंने उससे राजा कर्ण सिंह के बारे में सवाल किया। खुद राजा कर्ण सिंह कहाँ के राजा हैं? मैंने पूछा और कुमारी आशावती एक लम्हे के लिए मुझे देखकर खामोश हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कहीं के नहीं। क्या मतलब? मुझसे शादी करने के बाद वो राजा बने हैं। ओहो, तो गोया रियासत तुम्हारी तरफ से उन्हें मिली है। हाँ, इससे पहले राजा कर्ण सिंह जी कहाँ थे और क्या करते थे? वो रियासत के सेनापति के बेटे हैं, कुमारी आशा ने जवाब दिया और मैं होंठ सिकोड़कर खामोश हो गया। इससे ज्यादा मुझे उनके मामलात की छानबीन नहीं करनी चाहिए थी, चुनाचा मैं खामोश रहा। दोपहर का खाना भी इतने ही पुरतकल्लुफ था। उसके बाद रानी आशावती ने मुझे आराम करने की हदायत की और मैं अपनी ख्वाबगाह में चला आया। रानी आशावती ने मुझे तफसीलात बताई थी। वो बड़ी ताज्जुब खेज थी और सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज बात यह थी कि आखिर प्रिंस जोगिंदर यहाँ कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। बहरतौर मुझे ख्वाबगाह में गए हुए काफी वक्त हो गया। तकरीबन 3:30 बजे थे कि वही दोनों शोक खादमाएं मेरे कमरे में दाखिल हुई। तैयार हो जाइए कुमार जी, आपके मेहमान आ गए, उनमें से एक ने कहा। ओहो, मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी में वक्त देखा। 4 बजने में ज्यादा देर नहीं रह गई थी। मैं जल्दी से उठा और तैयारियां करके गुस्ल खाने में चला गया। ठीक 4 बजे वही दोनों खादमाएं आईं और उन्होंने मुझे चलने को कहा। वो मुझे महल के दूर दराज हिस्से में ले गईं।
कुमारी आशावती इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने एक दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, अंदर चले जाइए महाराज, आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कौन से महाराज के बारे में कहा जा रहा है। बहरतौर मैं अंदर दाखिल हो गया और अंदर दाखिल होने के बाद मैंने जिस शख्सियत को देखा उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये प्रिंस जोगिंदर ही था, लेकिन जोगी बाबा के रूप में। वो मुकम्मल जोगी ही नजर आ रहा था। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और मैं उसके पास पहुंच गया। दरवाजा बंद कर दो बच्चे, दरवाजा बंद कर दो, उसने कहा और मुतहय्यराना अंदाज में पलटकर दरवाजा बंद करने लगा। चंद लम्हात के बाद मैं उसके करीब पहुंच गया। जोगी बाबा, आप ये बात सिर्फ तुम जानते हो, प्रिंस जोगिंदर और जोगी बाबा दो अलग अलग शख्सियतें नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुमारी आशावती भी ये बात नहीं जानती, लेकिन उसने तो मुझे आपकी आमद की इत्तला दी थी। क्या? प्रिंस जोगिंदर या जोगी बाबा चौंक पड़े। हाँ, उसने कहा था एक शख्सियत मुझसे मिलने आ रही है। और कुछ? प्रिंस जोगिंदर ने पूछा। नहीं, बस यही कहा था। ये तो कोई खास बात नहीं है, वो शख्सियत मैं ही हूँ, लेकिन इसके नजदीक जोगी बाबा। समझे, बैठे जाओ, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैं बैठ गया। प्रिंस जोगिंदर इस वक्त यहाँ आमद मेरे लिए बड़ी ताज्जुब खेज थी। मेरी समझ में यह खेल बिल्कुल नहीं आया। मेरा जहन अभी इन उलझाओं में नहीं उलझा था और जिंदगी के मामला से ताल्लुक रखते हैं। प्रिंस जोगिंदर ने बैठते हुए कहा, देखो किन्नौर शंकर, मैंने तुमसे एक काम के लिए कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे अपना एक मफाद वाबस्ता रखता हूँ और इस मफाद के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस सिलसिले में जिस तरह से कहूँ उस तरह से अमल करना, वरना सारे मामला खराब हो जाएंगे। मैं आपसे कह चुका हूँ जोगी बाबा कि आपके लिए मेरी जान भी काम आ सकी तो मैं इससे दरेग नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल तुम्हारी रगों में एक ऐसा खून बोल रहा है जो अपनी मिसाल आप है, वरना आम लोग इन बातों का कहाँ ख्याल रखते हैं। मगर आपने मुझे शदीद हैरत का शिकार कर दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें तमाम सूरत हाल बताने के लिए। अच्छा, तो फिर जल्दी बताइए, मैं परेशान हूँ। एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, छोटी सी सुन लो और उसके बाद अमल करो। जी फरमाइए। मैं नहीं जानता रानी आशावती ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है या नहीं, लेकिन उसने ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। तुम्हारी यहाँ आमद बेमकसद नहीं है, तुम्हें खास तौर से लाया गया है और उसकी तजवीज़ मैंने ही कुमारी आशावती को पेश की थी। वो मुझ पर अंधा भरोसा रखती है। ओहो, ये मगर मामला क्या है? सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुमारी आशावती एक राजा की बेटी थी और राजा उन सिंह बड़े करोफर का राजा था। ये रियासत उसी की है और राजा कर्ण सिंह उस रियासत के वजीर का बेटा था। कुमारी आशावती कर्ण सिंह से मुतासर थी, या फिर यूं कहो कि कर्ण सिंह ने अपनी मकसद बरादरी ही के लिए उसे अपने जाल में फांसा था। और राजा देवन इन सिंह के दो और बच्चे थे, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थे। ये दोनों बच्चे दीवान सिंह की एक ऐसी बीवी से थे जिसका किसी को पता नहीं था। आखिरी वक्त में दीवान सिंह ने उनके बारे में बताया था। उनमें से लड़के का नाम पूबत सिंह और लड़की का नाम कुमारी द्योबिका है। कुमारी द्योनिका अपाहज है और भूपत सिंह एक तरह से पिंडत बनकर रह गया है। पिंडत गोबिंद सिंह बासाधु का रूप धारे महल ही के एक हिस्से में पड़ा रहता है और एक कब उसका कोई काम नहीं है। बस रियासत के टुकड़ों पर उसकी परवरिश हो रही है। रानी ने उसे कोई हैसियत नहीं दी सिवाय इसके कि उसकी जिंदगी परवान चढ़ाई जाए। यही कैफियत कुमारी देवबका की भी है, लेकिन उसके साथ ही एक दूर दराज भी है। कुमारी आशावती का एक सगा भाई था जो उसे कुछ माल छोटा था। ये सगा भाई उसकी माँ से था जो रियासत की बाकायदा रानी थी, लेकिन बचपन ही में उसे अगवा कर लिया गया। ये दूसरी बात है कि अगवा करने वालों ने साजिशों की साजिश से बाखबर होकर उसे अगवा किया था, क्योंकि वो रियासत का राजा था। बहरतौर उस लड़के का कोई पता नहीं मिला और उसके बाद रानी आशावती को रियासत की रानी बना दिया गया और वजीर के बेटे के साथ उसकी शादी हो गई। राजा कर्ण सिंह और कुमारी आशावती बड़े इत्मीनान से रियासत का कारोबार संभाल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अजीब अजीब साजिशें हो रही हैं और वो उन साजिशों को ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद हैं और तरह तरह से इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साजिश बेहद खतरनाक है, वो आज तक उनके सामने नहीं आ सके। वो कुमारी आशावती को भी खत्म कर देना चाहते हैं और उनकी जगह हासिल करना चाहते हैं। कुमारी आशावती ने इस सिलसिले में मुझसे दरख्वास्त की थी और कहा था कि मैं कुछ करूं। मैंने एक तरकीब बताई थी उन्हें और उस तरकीब के तहत खास तौर से राजा कर्ण सिंह और रानी आशावती तुम्हें यहाँ लाए हैं। मुझे? हाँ तुम्हें। मगर मुझे क्यों?
तुम्हें इसलिए लाए हैं कि तुम इस साजिश की बीच करनी कर सको। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इस सिलसिले में कोई तजर्बा नहीं है। तुम्हारा तजर्बा मैं हूँ किन्नौर शंकर, मैं, फिर जोगिंदर ने पुरइसरार अंदाज में कहा, और मैं ताज्जुब से उसकी शक्ल देखने लगा। ठीक है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? आंखें खुली रखनी होगी। यूं समझ लो कि इस महल में तुम साजिशों का पता लगाओगे। ये काम तुम्हारे लिए नया जरूर है, लेकिन तुम्हारे दोनों बॉडीगार्ड तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने तमाम तफसीलात तुम्हें समझा दी हैं। क्या ये शालन और पोकामा तमाम तफसीलात मालूम है? तमाम तफसीलात नहीं, लेकिन इतना मालूम है उन्हें कि क्या करना है। वो दोनों एक बाकायदा फौज की हैसियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। अब तुम्हारी चालाकी पर मुनहसर है ये बात कि किस तरह तुम इन साजिशों का पता चलाते हो। तो फिर एक बात और बता दीजिए प्रिंस जोगिंदर, और जोगी बाबा कहो, मुझे सिर्फ जोगी बाबा कहो। हाँ जोगी बाबा, ये साजिशी कौन हो सकते हैं? तुम्हें सब ही लोगों का ख्याल रखना है और सभी पर निगाह रखने की जरूरत है। साजिशों में भूपत पंग सिंह और उसकी बहन देविका भी शामिल हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। ये काम तुम्हारा है, मगर मैंने तो ऐसा काम कभी नहीं किया। मैंने कहा ना, मैं जगह जगह तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगा। कुमारी आशा भी तुम्हारी मदद करेगी। हर शख्स तुम्हारी मददगार होगा। बस तुम्हें उन लोगों का पता चलाना है। ताज्जुब की बात है, आपने ये अनोखा काम मेरे सुपुर्द किया है। मैंने कहा ना, इस अनोखे काम के लिए मैंने तुम्हें हर तरबियत दी है। ओहो, मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। फिर मैंने सरगोशी के अंदाज में पूछा, गोया आपको इस मामले से दिलचस्पी है? ना सिर्फ दिलचस्पी, बल्कि जो खेल मैं खेल रहा हूँ वो उन लोगों को भी नहीं मालूम। किन लोगों को? राजा कर्ण सिंह और रानी आशावती को, प्रिंस जोगिंदर ने जवाब दिया, और मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। बेटे, अपने दिमाग से मत सोचो, बस अपने जोगिंदर पर भरोसा रखो, और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा मफाद भी है, और उसका भी, प्रिंस जोगिंदर ने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम हो सका प्रिंस जोगिंदर कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अपने दिल की आग ठंडी करने के लिए, उन 14 सालों को वापस लाने के लिए जो मैंने जेल में गुजारे हैं, समझे तुम? प्रिंस जोगिंदर ने खौनख्वार लहजे में कहा, और उसके बाद मेरी कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। तो अब अगर रानी आशावती तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं उसका क्या जवाब दूं? यही कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये बात हो गई है, और ये जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द है कि तुम यहाँ घूम फिर कर साजिशों का पता चलाओ। उसके अलावा यहाँ एक और जगह है, उसका नाम कच्ची सराय है। वहाँ तुम्हारे लिए बंदोबस्त है। वहाँ जाओगे और वहाँ के मालिक से जोगी बाबा के बारे में मालूमात हासिल करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ओहो, गोया तुम वहां रहोगे? हाँ, मैं उस वक्त तक वहां रहूंगा जब तक उसकी जरूरत पेश आएगी। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कोई ऐसी वैसी जरूरत पेश आ जाए तो तुम बेखटके कच्ची सुराय का रुख कर सकते हो। वहाँ के मालिक का नाम गोपाल दास है। गोपाल दास तुम्हें हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा, समझे तुम? समझ गया। अब बेटे, ये सब कुछ तुम्हारी जहानत पर मुनहसर है कि तुम किस तरह काम करते हो। जो भी बाबा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बस इससे ज्यादा मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई बात नहीं है। अपना काम अंजाम दो। जोगी बाबा ने कहा। अब मैं गहरी गहरी सांसें लेता हुआ वहां से बाहर निकल आया। जोगी बाबा ने मुझे एक अजीब से मखमस में गिरफ्तार कर दिया था। मुझे नहीं मालूम उसके बाद जोगी बाबा का क्या हुआ। वो कब चले गए, कहाँ चले गए? कुमारी आशावती से उनकी मुलाकात हुई या नहीं? मैं तो वहां से वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गया और उन मामलात के बारे में सोचता रहा था। लेकिन रात को कुमारी आशावती से मेरी तफसीली बातचीत हुई। खाने के बाद वो चहलकदमी के लिए मेरे साथ बाहर निकल आईं और खूबसूरत लॉन पर चहलकदमी करते हुए बोली, अब तो तुम्हारा मन शांत हो गया किन्नौर शंकर। मैं नहीं समझा कुमारी आशावती। मैंने कहा, उस शख्सियत से तुम्हारी मुलाकात हो गई जिसके बारे में तुमसे कहा था। हाँ, यकीनन तुम्हें इसका इल्म होगा। मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैंने ही तो उसे तुम्हारे लिए बुलाया था। जोगी बाबा हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। हम उनके फैसलों पर आंखें बंद करके अमल करते हैं। कहाँ राजा कर्ण सिंह भी जोगी बाबा से वाकिफ हैं? मैंने पूछा, क्यों नहीं, हम दोनों ही उनसे वाकिफ हैं और हम दोनों ही उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने जो कुछ बताया है कुमारी जी, क्या आप उस पर गुफ्तगू करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, कुमारी आशावती ने जवाब दिया। हालांकि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया।
ये काम मेरे लिए बिल्कुल नया और अजनबी है, लेकिन अब जो कुछ मेरे सुपुर्द किया गया है उस पर अमल करना मेरा फर्ज है। मुझे ये बताइए कि आपको रियासत में कहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहुत सी लोग कहते हैं कि एक औरत को उस रियासत पर राज नहीं करना चाहिए, रियासत किसी मर्द के सुपुर्द की जाए और मैं सिर्फ एक वजीफा ख्वार हैसियत से जिंदगी गुजार दूं। राजा कर्ण सिंह को वो हैसियत जाहिर है नहीं दी जा सकती जो रियासत के मालिक को हासिल होती है। ये लोग नहीं देते। हालांकि राजा कर्ण सिंह महास्त्रियों के बेटे हैं और रियासत के अमूर बआसानी चला रहे हैं। आज तक उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से रियासत चलाई और कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे कोई मुश्किल पेश आए। आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है कुमारी जी? मैंने सवाल किया और इस सवाल पर रानी के चेहरे पर एक बदली हुई सी कैफियत नजर आई। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, कर्ण सिंह से मेरी शादी सिर्फ एक जरूरत के तहत की गई है। तुमने महसूस नहीं किया मेरी और उनकी उम्र में बहुत फर्क है? हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। तो फिर और क्या पूछना चाहते हो? औलाद की बात अधूरी रह गई। नहीं, पूरी हो गई। मेरी कोई औलाद नहीं है, आशावती ने जवाब दिया। ठीक, बहरतौर ऐसी कोई खास बात जो मेरे काम आ सके? हाँ, एक खास बात है। वो क्या? रातों को कोई शख्स मुझे अपनी ख्वाबगाह के बाहर चलता फिरता नजर आता है। 3-4 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन वो आदमी इतना फुर्तीला और चालाक है कि मेरे आदमियों के हाथ नहीं लग सका। सबसे खास बात ये कि वो मेरे महल में ही गुम हो जाता है और आस्तीन का सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ओहो, तो आपका ख्याल ये है कि अब बात आपकी जिंदगी तक पहुंच गई है, कोई आपको खत्म करना चाहता है? हाँ, क्या आपको इसका यकीन है कुमारी? 100% यकीन है। मेरे कोई साजिश मामूली हैसियत नहीं रखती, मगर आशावती इस सिलसिले में तो अंग्रेज हुकूमत भी आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आप रियासत की जायज वारिस हैं। वो तो ठीक है, मगर मैं किसे अपना दुश्मन समझूं? अगर सिर्फ शबी की वजह से कुछ लोगों को फंसवा दूं तो मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने नहीं देगा, और मुमकिन है किसी बेगुनाह को फंसवा कर मैं उसे मौत के घाट उतरवा दूं। और अगर ऐसा हो गया तो मैं ना सिर्फ अपने ज़मीर की मुजरम बन जाऊंगी बल्कि इंसानियत की दुश्मन भी कहलाऊंगी। इस सिलसिले में मैं किसी का नाम कैसे लूं? हुकूमत को बताने के लिए कुछ न कुछ बताना तो जरूर पड़ेगा। इसलिए मैंने जोगी बाबा से दरख्वास्त की थी कि वो मेरी मदद करें। तो फिर इस सिलसिले में जोगी बाबा ने क्या कहा? जोगी बाबा ने कहा कि इल्म दानिश बेशक कार आमद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही साजिशों का पता चलाना भी जरूरी है। ठीक है कुमारी आशावती, मैं आपके लिए ये काम जरूर करूंगा। आशावती खामोश निगाहों से मुझे देखने लगी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों अलहदा हो गए। मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। ऐसा काम तो मैंने कभी नहीं किया था। पता नहीं प्रिंस जोगिंदर ने इस उलझे हुए काम के लिए मेरी जिम्मेदारी क्यों लगा दी। और मैं अपने दोनों बॉडीगार्डों से मिला और मुझे उन देखकर वो खुश हो गए। तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? मैंने पूछा। नहीं किन्नौर शंकर, हम बिल्कुल ठीक हैं, उन दोनों ने जवाब दिया। तुम्हें इल्म है कि यहाँ तुम्हें किस लिए भेजा गया है? हाँ, हमें इस बात का इल्म हो चुका है। तो तुम लोग तैयार हो? आप जिस तरह भी चाहें हमसे काम ले सकते हैं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर वहाँ से भी निकल आया। महल के दूसरे कोशों में तकरीबन 1 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। अपने तौर पर मैंने मुकम्मल जायजा ले लिया था। किसी बैरूनी जगह से रानी की ख्वाबगाह तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। हर जगह मुहावजों से मिड भीड़ होने का खदशा रहता था। फिर मैंने एक जगह रुककर एक मुलाजमा को इशारा किया और मुलाजमा मेरे नजदीक पहुंच गई। भूपत सिंह से कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैंने पूछा। उस कमरे में, उसने जवाब दिया। चलो मुझे उसका कमरा बताओ, मैंने मुलाजमा से कहा और मुलाजमा मुझे लेकर चल पड़ी। फिर उसने भूपत सिंह के कमरे की तरफ दूर से इशारा किया और मैंने उसका शुक्रिया अदा करके उसे वापस भेज दिया। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकल आया। मैंने इस तरह अपना रुख बदल लिया जैसे उसकी जानब तवज्जो ही ना हो। इसकी ज़रूरत इस शख्स को देखकर पेश आई थी। वो शक्ल ही से अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। ऐसी शक्ल सूरत के आदमी का रानी आशावती के सौतीले भाई से भूपत सिंह के कमरे से निकलना मेरी समझ में नहीं आया। ताहम मैंने इसके दूर चले जाने का इंतज़ार किया। मैं अपना काम समझ गया था। प्रिंस जोगिंदर ने खास मकसद के तहत मुझे इस महल में भेजा था। उसने मेरी जो तरबियत कराई थी वो भी शायद इसीलिए थी। लेकिन मुझे ताज्जुब था कि सारे काम
उसकी मर्जी के मुताबिक कैसे हो रहे हैं। अगर खुद पर गौर करता तो बड़े अजीब से सवालान सामने आए थे, कहाँ मैं और कहाँ ये सारा गोरख धंधा। मैं तो अपनी ही मुसीबत का शिकार था और स्टेशन पर जोगी बाबा मुझे ना मिल जाता तो शायद मेरी मंजिल कुछ और ही होती। लेकिन वाकयात इसी तरह बनते हैं, कहानियां इसी तरह तख्लीक पाती हैं और मेरी कहानी भी कदम ब कदम आगे बढ़ रही थी। तुम्हें यकीनन अजब होगा वकार कि मैं जो मौजूदा शक्ल में नजर आ रहा हूँ इसका उन वाकयात से क्या ताल्लुक। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की कहानियाँ इसी तरह घुमाव फिराव से खुलती हैं। अगर सीधी सादी किसी कहानी का तस्वर किया जाए तो यूँ समझ लो कि बहुत ही मुक्त सिर होती है। पैदा हुए, आराम से बसर की, या तकलीफ अलाम मसाइब में जवान हुए, जिंदगी का कोई साथी मिला या ना मिला, वालदैन मर गए, बूढ़े हो गए और उसके बाद बुढ़ापे के मसाइब से गुजरते हुए मौत की आगोश में जा सोए। ये एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान की ज़ात से वाबस्ता होती है। अगर हम इसे सुनाने बैठें तो सिर्फ चंद लम्हात उसके लिए दरकार होंगे, लेकिन जिंदगी का हर सांस एक नए वाक़े से आशना करता है और ये वाक़यात ही माजी के ख्वाब बन जाते हैं। मैं तुम्हें बेकमो कासत अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे कैसे कैसे वाक़यात से गुजरना पड़ा। हर चंद की बाज जगह के वाक़यात का मेरी जिंदगी के इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं जिनमें मैं इस वक्त मुलव्वस हूँ। मैंने इल्म कहाँ से सीखा और किस तरह सीखा, ये कहानी मेरी दास्तान में आएगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने ऊपर बीते हुए वाक़यात तुम्हें सुना रहा हूँ। रानी आशावती के महल में मैं प्रिंस जोगिंदर ही की अम्मा पर दाखिल हुआ था और बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि प्रिंस जोगिंदर बड़ा ही ज़हीन इंसान था और उसने किस हालात का तर्जिया पहले ही कर लिया था। मैंने खासा वक्त उसके साथ गुजारा था और उस गुजरे हुए वक्त में उसने मुझे जो कुछ बना दिया था मैं उसकी अपनी गर्ज भी पोशीदा थी। उसने मुझ पर जो खर्च किया वो 100% उसकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता था। बहर तौर में आगे के वाक़यात बताकर कहानी का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। मैं इस वक्त फूबिंग सिंह के कमरे के करीब मौजूद था और मैंने उस कमरे का दरवाजे में से एक शख्स को बाहर निकलते देखा था। जब वो दूर चला गया तो मैं हिम्मत करके फूबिंग सिंह के कमरे की जानब चल पड़ा। कमरे के नज़दीक पहुंचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बजाया और अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने सवाल किया। आओ, कौन है? अंदर से आवाज़ आई और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी बड़ा कमरा था लेकिन उसकी सजावट बड़ी मामूली सी थी। एक तरफ मर्गछाला बिछी हुई थी जिस पर एक नौजवान आदमी बिल्कुल खामोश बैठा था। मुझे देखकर उसने गर्दन हिलाई और दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, जिसका जवाब देकर मैं आगे बढ़ा। मैंने उससे माजरत अमीज लहजे में कहा, इस वक्त तकलीफ की माफ़ी चाहता हूँ। कौन हो तुम भाई? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, उस शख्स ने सवाल किया। जी हाँ, यकीनन मैं रानी आशावती का मेहमान हूँ। चंद दिन पहले यहाँ आया हूँ। आप मुझे यकीनन नहीं जानते होंगे। ओहो, नाम क्या है तुम्हारा? किन्नौर शंकर मेरा नाम है। ओह अच्छा, वैसे आप भी मुझे कोई बड़े ही आदमी मालूम होते हैं जनाब। मैं नहीं जानता कि बड़ा और छूता क्या होता है। बस राजा कर्ण सिंह ने मुझे अपना मेहमान बनाया और मैं यहाँ पहुँच गया और अब मैं यहाँ रहते हुए यहाँ मौजूद लोगों के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मेहमान हो, मालूमात से क्या वास्ता? उसने सवाल किया। मैंने गौर से उसकी शक्ल देख रहा था। बेज़ाहिर सीधा साधा सा आदमी मालूम होता था। आप मुझे मेरे इस हक से महरूम ना करें, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जानकर क्या करोगे? मैंने कहा ना, मेहमान को इन बातों से क्या फ़ायदा। इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है कि मैं राजमहल के सारे लोगों से वाकिफ़ हो जाऊं। हमारे बारे में किसी ने ना बताया होगा तुम्हें? फूबिंग सिंह ने कहा। नहीं, ये बात नहीं। मुझे बताया गया है कि आप रानी आशावती के सौतीले भाई हैं। ये बता दिया गया, ना कि हम सौतीले हैं। उसने तलख अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बताया गया था मुझे। तो फिर भी तुम मुझसे मिलने आ गए क्यों? इससे में क्या बात है कि रानी साहबा का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है? हमारे साथ हम सौतीले भाई और सौतीलेपन के सलूक में फ़र्क आ ही जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में रानी साहबा एक फराख दिल खातून है। हाँ, तुम्हारा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या रानी साहबा के आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? मैंने पूछा। तो तुम ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे तुम्हारा ही खोज में आए हो। देखो दोस्त, तुम अपने दिल में जो कुछ भी रखते हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और वो ये कि मैं यहाँ मौजूद सारे लोगों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ ताकि राजा कर्ण सिंह और रानी आशावती के ढोल का पोल खुल सके। हमें भी इसकी परवाह नहीं है कि तुम ये सब कुछ क्यों मालूम कर रहे हो। हमारे दिल में भी छाले पड़े हुए हैं।
अगर किसी समझने वाले ये सब कुछ कह दें तो दिल का जख्म तकलीफ नहीं देगा। पूबल सिंह ने कहा, बेशक मैं यही जानना चाहता हूँ। जान लो भाई, हम क्या मना कर रहे हैं। तो फिर बताइए पूबल सिंह, आपकी और रानी साहबा के ताल्लुकात कैसे हैं? हमारी तरफ से तो अच्छे थे, लेकिन रानी आशावती ने हमें अपने काबिल नहीं समझा। वो हमसे खौफजदा हो गई। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारी एक बहन भी है, कुमारी देविका। कभी थी कुमारी, लेकिन अब सिर्फ देविका है, अपाहट देविका। आशावती के खौफ से वो दोनों बहन भाई मिलकर उससे ये सब कुछ छीन ना ले। चुनाचे उसने हमसे हमारी जिंदगी और आज़ादी छीन ली। मेरी यही के साथ, मेरी अपाहट बहन के साथ उसका जो रवैया है, भगवान की सौगंध, भगवान इसका हिसाब जरूर लेगा। पूबल सिंह की आवाज़ लर्जा गई और मैं सन्नाटे में आ गया। ये तो कोई और ही कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो मुझे आजमाइश में डाल सकती थी। अगर रानी के जहन में ये बात है तो मुमकिन है कोई जाल ही बुन रही हो, एक ऐसा जाल जिसमें वो दोनों बहन भाई फंस जाएं। बहरहाल ये मामलात अभी गौर तलब थे। मैं प्रिंस जोगिंदर के अहकामात के तहत सिर्फ ये मालूमात करके उस तक पहुंचाना चाहता था। तब पूबल सिंह ने कहा, बहरतौर मनुष्य कुछ भी सोच ले, लेकिन संसार में इंसान का एक आखिरी सहारा जरूर होता है। वो सहारा भगवान का होता है। हमें अपने भगवान पर विश्वास है और यकीन है कि भगवान हमारी सहायता जरूर करेगा। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है पूबल सिंह, कि मेरे सवालात से तुम्हारा दिल दुखा, लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम भगवान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हम में से हैं, और अगर हम मुजरिम नहीं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। बस इससे ज्यादा तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। थोड़ी देर के बाद मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। मैं परेशान सा सोचता हुआ चल रहा था कि क्या रानी आशावती इतनी संगदिल हो सकती है कि उसके बारे में जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी वो बड़ी अजीब सी थी। यहाँ तो एक बाकायदा साजिश चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रिंस जोगिंदर से इस साजिश का क्या ताल्लुक है। उसने मुझे अपना आलाकार बनाकर इस साजिश के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश क्यों की। रात को काफी देर तक मैं गौर करता रहा। बहुत सोच समझ कर काम करना था। चुनाचा इस सिलसिले में मैंने एक और प्रोग्राम भी मुरतब किया। छोटी छोटी बातों से बाद औकात बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी सोच पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने 3 बार उस मुलाजमा को देखा जो मेरे कमरे में फूल सजाने आती थी और मेरे दूसरे काम करती थी, जो उनसी लड़की थी और चेहरे पर अच्छे खासे शराफत के आसार नजर आते थे। जब वो चौथी बार मेरे सामने आई तो मैंने उसे मुखातिब किया, तुम्हारा नाम क्या है? वो एकदम से ठटक कर खड़ी हो गई। चंद सानी मेरी शक्ल देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, सरस्वती सरकार। खूब, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह सुंदर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सरकार, सुंदर तो आप हैं। सरस्वती ने जवाब दिया, तुम शादीशुदा हो सरस्वती? मैंने उससे सवाल किया और मेरे इस गैर मुतवक्का सवाल पर वो हैरान रह गई। जी सरकार, मगर आपने हमसे ये सवाल क्यों किया? बस अपने ही सरस्वती, तुम्हें रात को देखकर ही मेरे जहन में ये सवाल उभरा था। मैंने सोचा था कि तुम मुलाजमा तो नहीं लगती, तुम तो मुझे किसी अच्छे खासे घर की लड़की मालूम होती हो। नहीं सरकार, हम नौकरानी ही हैं, सरस्वती ने आहिस्ता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरस्वती, इंसान को हर हाल में गुजारा कर लेना चाहिए। बस तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे अफसोस हुआ कि तुम इतनी सुंदर होकर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने कहा और दूसरी तरफ रुख करके मुझे यकीन था कि वो मेरी जानब देखने लगेगी, और यही हुआ, और मैंने हमदर्दी से गर्दन हिला दी। सरकार, हम जो कुछ भी हैं, बस आपकी कृपा है कि आपने हमें इस काबिल समझा। तुम कितने अरसे से यहाँ हो सरस्वती? मैंने पूछा। सरकार, बड़े ही दिन से यहाँ आए हुए हैं। ओहो, इसका मकसद है कि तुम हमेशा से इस महल में रहती हो? हाँ सरकार, हमारी माता और पिता भी यहीं रहते थे। माता जी मर चुके हैं और हमारी और पिताजी इस महल में माली का काम करते हैं, और हम महल के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ दूसरे नौकर रहते हैं। अच्छा सरस्वती, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। और हाँ, बात सुनो, मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार मत होना। तुम्हारा अच्छे लगने का मकसद ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस यूं ही तुम्हारे चेहरे पर मुझे बस शराफत नजर आई कि मेरा दिल तुमसे बात करने को चाहा। बहुत ही दमदार सरकार, आपकी मेहरबानी है। उसने कहा, लो ये रख लो। मैंने जेब से एक नोट निकाल कर उसकी जानब
बढ़ाते हुए कहा, नहीं सरकार, आपने जिस हमदर्दी और मोहब्बत से हमसे बात की, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। पैसों से क्या होता है, सरस्वती ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा ना कि तुम एक अच्छी इंसान हो, बस आपकी कृपा है सरकार। सुनो सरस्वती, क्या तुम इस बात से वाकिफ हो कि रानी जी आजकल बेहद परेशान है? हाँ सरकार, हम यहीं तो रहते हैं सारा दिन और बाद औकात सारी सारी रात, हमें तो घर जाना ही नसीब नहीं होता। रानी जी की सेवा में हर वक्त रहना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि आजकल वो परेशान है। तुम्हारा क्या ख्याल है सरस्वती? पूबा सिंह जी रानी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और उनके खिलाफ काम कर रहा है? सरकार, हम तो गरीब आदमी हैं, उन बड़ी बातों को हम क्या जाने। परबत सिंह जी बड़े सीधे साधे आदमी हैं, ज्यादातर वो भगवान की पूजा ही करते रहते हैं, उनमें कोई बुराई कभी नहीं देखी हमने। हर एक से नरम लहजे में बात करते हैं, हम उनके खिलाफ क्या कह सकते हैं? और उनकी बहन देविका कुमारी, उनका क्या हाल है? उनकी बात ही ना करो सरकार। क्यों सरस्वती? बस जी, उन्हें देखकर तो रोना आ जाता है। हमने बड़े सरकार को तो नहीं देखा, पर कुमारी देविका बहुत अच्छी हैं। लोगों का ख्याल है कि वो बिल्कुल अपनी मां पर गई हैं। और फिर ये रानी जी, हमें माफ करना सरकार जी, रानी जी का सलूक कुमारी देविका के साथ अच्छा नहीं है। ओहो, तुमसे ज्यादा इस बात को कौन जान सकता है सरस्वती कि रानी जी देविका से कितनी नफरत करती हैं। ऐसी वैसी नफरत सरकार, बाद औकात तो रानी जी बहुत ज्यादती करती हैं, सरस्वती ने कहा और फिर सीने पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार सिमट आए थे। सरकार, भगवान के वास्ते हमसे ऐसी बातें ना पूछो, यूं ना हो कि हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। देखो सरस्वती, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर ये सारी बातें तुमसे की हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो। जो बातें तुमसे मैंने बताई हैं वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेंगी, इस बात का इत्मीनान रखो। नहीं सरकार, हम तो आपकी बांदी हैं, हम भला आपकी बात पर शुबा कैसे कर सकते हैं? तो फिर मुझे बताओ, रानी साहबा देविका कुमारी के साथ क्या करती हैं? सरकार, देविका कुमारी तो एक तरह से कैदियों की जिंदगी गुजार रही हैं। वो महल के एक ऐसे हिस्से में रहती हैं जहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं। अव्वल तो वह बेचारी माजूर हैं, कोई भी जश्न हो, कोई भी त्यौहार हो, देविका कुमारी को इसमें नहीं बुलाया जाता। यूं भी उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। कहा यह जाता है कि वो माजूर हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, रानी जी उन्हें मारती तक हैं। सरस्वती ने कहा और मैंने पुरख्याल अंदाज में उस पर नजरें जमा दी। हर कदम पर एक नई मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा था। सरस्वती चली गई। ये तमाम इतलात प्रिंस जोगिंदर को पहुंचाना मेरा फर्ज था। मैंने फैसला कर लिया इस सिलसिले में देविका कुमारी को भी देख लिया जाए। चुनाचा इस सिलसिले में भी मैंने सरस्वती को ही पकड़ा और थोड़ी देर के बाद मैं महल के उस हिस्से में था जो सबसे अलग थलग था। उसके आगे जाने की इजाजत नहीं है सरकार, एक चौड़े चकले बदन के आदमी ने मुझसे माजरत अमीज लहजे में कहा। मुझे पहचानते हो? मैंने उससे सवाल किया और वो चौंक गया। सरकार, हमें ये मालूम है कि आप राजा साहब के मेहमान हैं, पर हम क्या बताएं, उस जगह हमें मना किया गया है, किसी को जाने ना दें हूँ, और अब तुम ही मुझे वहां जाने से मना करोगे। मैंने जेब से कई नोट निकालकर उसके सामने बढ़ा दिए। दरबान ने इधर उधर देखा और फिर नोट मेरे हाथ से ले लिए। मगर जनाब, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बस देविका कुमारी से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छी बात है, पर भगवान की सौगंध किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको वहां जाने की इजाजत दी थी। नोट देखकर उसके तमाम मुदाफत खत्म हो गई थी। मैं अंदर दाखिल हो गया। खासी बड़ी जगह थी और माहौल भी साफ सुथरा था। मुमकिन है यहाँ मुलाजमाएं बाकायदा सफाई सुथराई का काम करती हों। फिर जो लड़की मुझे पुरानी तर्ज के छप्पड़ के पर नजर आई, उसे देखकर मैं शशदर रह गया। इतनी हसीन थी कि उस पर निगाह नहीं ठहरती थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी मायूसी और बेबसी थी कि दिल पसीज जाता। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने सहमी हुई निगाहों से पहले मुझे और फिर दरवाजे को देखा। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? उसने सवाल किया। मैं राजमहल में कुमारी आशावती और राजा कर्ण सिंह का मेहमान हूँ। मैं सब लोगों से मिल रहा था, तुम्हारे पास भी आ गया। तुम देविका कुमारी ही हो ना? हाँ, उसने आहिस्ता से कहा और सिमट कर बैठ गई। वो खौफजदा अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। देविका कुमारी, मैं एक खास मकसद के तहत आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आशावती के बारे में तहकीकात हो रही हैं। ख्याल है कि आशावती का तुम्हारा और पूबन सिंह के साथ सलूक अच्छा नहीं है। मुझे बताओ, क्या ये हकीकत है? देखो,
देखो, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी शामिल है। आप ठीक कहती हैं, मैं आशावती का मेहमान जरूर हूँ, लेकिन हकीकत हाल मालूम करने आया हूँ। और मेरा ख्याल है आशावती आपको काफी तकलीफ पहुंचाती हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन कुमारी देविका, आपके भाई पूबंग सिंह ने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं आपसे मिलूं और देखूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ओहो भैया, कुमारी देवकी ने एक सिसकी सी ली। मैं नहीं जानती कि भैया क्या करना चाहते हैं। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो रानी साहबा के मुखालफ भी हैं और मुझे भी पसंद नहीं करते। मैं नहीं जानती भैया मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। मैंने गौर से कुमारी देविका को देखा। साफ जाहिर था कि उसके दिल का खौफ बोल रहा है। उसके चेहरे के नकूश उसका साथ नहीं दे रहे। अगर बात यह है देविका जी, तो कुमारी आशा ने आपको इतना अलग थलग क्यों ना रखा है? मैं खुद ही लोगों से अलग थलग रहना चाहती हूँ, देविका ने लड़ते हुए लहजे में बोला। इसकी वजह, मैं माजूर हूँ, अपाहज हूँ, मैं तंदुरुस्त तवाना लोगों में अच्छी लगूंगी, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। आपका इलाज क्यों नहीं कराया गया? ये पूछिए क्या नहीं कराया गया? मुल्क भर के डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं कर सके। मेरी टांगे अब कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी खड़ी नहीं हो सकती। आपके माथे पर ये पट्टी कैसी बंधी है? बस वैसे ही गिर पड़ी थी। अक्सर गिर पड़ती हूँ, इसलिए तो मैं लोगों से अलग थलग रहना पसंद करती हूँ। तो कुमारी आशा से आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छी बात है। जो सलूक हम आपके साथ करना चाहते थे, आप उसकी इजाजत हमें नहीं दे रहे। बहरतौर हमारी तरफ से इत्मीनान रखिए, हम जो कुछ करेंगे वो आपके हक में बेहतर ही होगा। वोदिका कुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद हम वहां से बाहर निकल आया। पता नहीं आशावती को मेरी इस हंगामा अंगेजी की इत्तला हो गई थी या इत्तेफाक ही था कि वो मुझे पाए बाग में मिल गई। मेरी तरफ देखती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहो किन्नौर, महल की खूब सैर कर रहे हो, दिल भी लगा या नहीं? क्यों नहीं? सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आया हूँ तो आपको आपके दुश्मनों से निजात दिलाने की कोशिश करूँ। हमारे दुश्मन? आशावती ने उदासी से कहा। हमारे दुश्मन कहीं दूर नहीं हैं, हमारे सीनों पर ही बैठे होते हैं। वो बज़ाहिर बेज़रर बने हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी काट कर रहे हैं। तुमने पूबंग सिंह से मुलाकात की? उसने बज़ाहिर सादा सी लहजे में सवाल किया। हाँ, मैंने उससे थोड़ी देर कबल मुलाकात की थी, मैंने जवाब दिया। कैसा पाया उसे? बज़ाहिर पूबंग सिंह सीधा सादा आदमी मालूम होता है। उसने एक लफ्ज़ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं किया और ये सब उनकी चालाकी है। वो दूसरे लोगों को अपने मन का भेद नहीं देना चाहते। मगर एक बात उन्होंने जरूर कही। वो क्या? रानी आशावती ने सवाल किया। वो ये कि तुम्हारा सलूक उनकी बहन देविका के साथ अच्छा नहीं है, मैंने कहा। और रानी के चेहरे पर एक और दर्द अंगेज तासर फैल गया। हाँ, उन लोगों का यही ख्याल है। हालांकि मुझे उससे इतनी हमदर्दी है कि मैं उसका इजहार यही कर सकती। मैं किसी के सामने अपनी सफाई पेश करना नहीं चाहती। तुम देविका से भी मिलो तो उससे पूछो कि मेरा सलूक उसके साथ कैसा है। मैं उससे मिल चुका हूँ। मिल चुके हो? रानी आशावती ने हैरत से पूछा। हाँ, मिल चुका हूँ, मगर उसमें इस कदर हैरान होने की क्या बात है रानी आशावती? नहीं, जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मकसद ये था कि तुमने बहुत जल्द सबसे मुलाकात कर ली। हाँ रानी आशावती, मैं काम के मामले में तसाहल नहीं बरता, और फिर आपको मालूम है मुझे ये सारी मालूमात जोगी बाबा तक पहुंचानी है। हाँ, और सच्ची बात यह है कि उसने भी आपको कोई शिकायत नहीं की। मैं उससे शिकायत का कोई मौका दूंगा भी तो, आशावती ने जवाब दिया। मैं खामोशी से आशावती की शक्ल देखता रहा था। काफी देर तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने आशावती से पूछा, एक बात पूछूं कुमारी आशा देवी, जवाब दोगी? सो पूछो। कौन जवाब नहीं देगा? मैंने यहाँ आकर जो हालात देखे हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं, और सच्ची बात तो ये है कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मैं एक सीधा सादा आदमी, पोलो का खिलाड़ी, अपने हाल में मस्त रहने वाला, मुझे आखिर यहाँ क्यों लाया गया है? इन सारी बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? रानी आशावती ने कहा। मकसद तो मेरा कुछ नहीं रानी आशावती, मैं तो सिर्फ यहाँ अपनी आमद की वजह जानना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हें अपनी आमद की वजह मालूम नहीं है? बहुत मामूली सी वजह मालूम है, मैंने जवाब दिया। तो ठीक है, इस मामूली वजह में इतना इजाफा और कर लो कि जोगी महाराज मेरे मेहरबान हैं और वह मुझे इन मुसीबतों से निकालना चाहते हैं। उनसे मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी और उन्होंने ही तुम्हारी निशानदही की थी। सच्ची मानो तो मैंने तुम्हें तलाश करने के लिए काफी जतन किए हैं। फिर मैंने तुम्हें पोलो के खिलाड़ी की हैसियत से देखा। राजा कर्ण सिंह
वो भी तुमसे मुतासर हो गए और जोगी महाराज ने भी मुझे यही खबर दी कि वो आदमी तुम ही हो जिससे मेरा काम हो सकता है। सो मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि खुद राजा कर्ण सिंह भी तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो गए और उन्होंने खुद तुम्हें यहाँ आने की दावत दे दी और उसके बाद खुद यहाँ से चले गए। वो एक जरूरी काम था, उसमें किसी भेद की बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब और दो कुमारी। हाँ पूछो, क्या तुम्हें राजा कर्ण सिंह पर शुबा है? मेरे इस सवाल पर कुमारी आशावती ने खामोश हो गई। थोड़ी देर तक वो गर्दन झुकाए कुछ सोचती रही, फिर बोली, देखो किन्नौर जी, मैंने तुम्हें बड़े मान से यहाँ बुलाया है। तुम मेरे लिए यहाँ आए हो और जोगी महाराज की आज्ञा से आए हो। मेरे लिए कोई ऐसा बीज ना बो देना जो मेरे लिए मेरी जान का कातिल बन जाए। नहीं कुमारी आशा, मुझसे इस बात की तवक्का रखती हो तुम? नहीं रखती, पर क्या करूं, दुनिया ने बड़ा डरा दिया है। मुझसे ना डरो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी मुश्किलात का हल दरियाफत करके यहाँ से जाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। रानी आशावती, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राजा कर्ण सिंह के बारे में? हाँ किन्नौर, मुझे राजा सिंह पर एतबार नहीं है। दरअसल यहाँ के मामलात बड़े उलझे हुए हैं। राजा कर्ण सिंह जी महामंत्री के बेटे हैं, लेकिन उनसे मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कराई गई। लेकिन मुझे तो ये बता दिया गया था कि वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं नहीं जानती कि वो किस तरह मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बात उनके मन में जरूर है। वो क्या? दरअसल हमारी औलाद नहीं हुई। राजा कर्ण सिंह चाहते हैं कि उनकी औलाद आने वाले वक्त में इस रियासत की मालिक बने, और मैं औलाद वाली नहीं हूँ। चुनाचा वो मुझे रास्ते से हटाकर खुद ये रियासत हड़प करना चाहते हैं। ये खबरें मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिली हैं और मैंने उनकी खूब छानबीन की है। देखो किन्नौर जी, मरना तो मैं भी नहीं चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि मेरी रियासत मुझसे छिन जाए, और इसका हक तो मुझे भी है। हाँ, क्यों नहीं। बात तो ये समझ लो कि ये सारा खेल है, मगर इस खेल में पोबिंग सिंह और कुमारी देवी का कहाँ से शामिल हो गए? ये दोनों भी राजा कर्ण सिंह के बहकाए हुए हैं। राजा कर्ण सिंह इन्हीं के कांधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। गोया तुम्हें इनकी तरफ से भी शुबा है। अब तुम पूछ ही लिया है तो मैं इनकार भी नहीं कर सकती, कुमारी आशावती ने कहा, और वो उदास हो गई थी। मैं काफी देर तक उसके पास बैठा गुफ्तगू करता रहा और उस सारी गुफ्तगू से मैंने एक अजीब सा नतीजा अखज़ किया। ये सारा खेल इतना उलझा हुआ था कि मेरे दिमाग की चूलें हिल कर रह गई। मैं तो पे अपने ही चक्कर में था, ये नए चक्कर मेरे सामने आ गए थे। रात को अपनी ख्वाबगाह में था, मुझे एक मुलाजिम ने एक रुक्का आकर दिया। मुलाजमा ने बताया कि ये रुक्का एक आदमी ने उसे दिया था और कहा था कि उसे मेहमान के पास पहुंचा दो, और तुमने रानी आशावती को नहीं दिया ये रुक्का? मैंने रुक्का लाने वाले से पूछा। नहीं, महाराज ने मुझे मना कर दिया गया था कि ये किसी को ना दूं, मुलाजमा ने जवाब दिया। मैं समझ गया इस अहकाम की पाबंदी नोटों ने कराई होगी। बहरहाल मैंने रुक्का ले लिया और मुलाजिम बाहर चला गया। रुक्का पड़ा तो उसमें लिखा था, कल 10 बजे मेरे सराय में मुझसे मिलो जोगी बाबा। रुक्के में बस इतनी ही तहरीर थी। मैंने उसे फाड़ कर पुर्जे कर दिया। सचमुच मैं जोगी बाबा से मिलना चाहता था, लेकिन मुलाजिम के हाथ से इस तरह पर्चा भेजना खतरनाक भी हो सकता था। कुमारी आशा का कोई ना कोई ताल्लुक जोगी बाबा से जरूर था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जोगी बाबा और प्रिंस जोगिंदर एक ही शख्सियत के दो रूप हैं। एक बार फिर मेरा जहन ख्यालात में उलझ गया। ना जाने क्या खेल है और मेरे जरिए ये क्या करना चाहते हैं। कभी कभी तो दिल उकता सा जाता था। महल में सारी आसाइशें मौजूद थी, लेकिन उनके साथ ही जहनी उलझने भी थी, और अगर ये उलझने ना होती तो शायद जिंदगी पुरसकून होती। लेकिन क्या मैं पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए खुद को तैयार कर सकता था? दफतन मैं चौंक पड़ा। चंद चेहरे मेरी निगाहों से उभर आए। असगर, एक आवाज सुनाई दी। हाँ, ये मेरे अंदर से बेइख्तियार निकला। अपना अहद भूल गए बेटे? अहद? अर्जुन सिंह जिंदा है, वो तुम्हारी जायदाद पर ऐश कर रहा है। नहीं, मैं अपना अहद नहीं भूला, मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार करो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, तहरीक ही तुम्हारी मंजिल का निशान देगी। आवाज खत्म हो गई। मेरे जहन में तेज हवाएं चल रही थीं। दूसरे दिन सारे मामला से फारग होने के बाद मैंने कुमारी आशा से घूमने फिरने की इजाज़त मांगी, और कुमारी ने मुझे पेशकश की कि वो अपने मुलाजमों को मेरे साथ कर देगी। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे सिर्फ एक घोड़ा चाहिए और कुछ नहीं। कुमारी आशा ने मेरे हुक्म की तामील की और मुझे घोड़ा फराहम कर दिया गया।
घोड़े पर बैठकर मैं चल पड़ा। बेड़ी खेड़ा एक खूबसूरत इलाका था, उसका अंदाजा मैंने पहले ही लगा लिया था। कच्ची सराय के बारे में 2-3 जगह मालूम करने से पता चल गया और थोड़ी देर के बाद मैं कच्ची सराय पहुंच गया। यहाँ पहुंचा ही था कि एक बेजोड़े देहाती ने मेरे घोड़े की बागें संभाल ली और बड़े एहतराम से मुझे नीचे उतारा। किनोर शकन जी, उसने सवाल किया। हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर आइए, जोगी बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा और मैं हैरान सा उसके साथ चल पड़ा। अंदर एक कमरे में जोगी बाबा उसी रूप में मौजूद थे जिसमें पहली बार वो मुझे स्टेशन पर मिले थे। उन्होंने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और मैं उनके पास पहुंच गया। कहिए किनोर शंकर जी, कैसी बीत रही है? बहुत उलझा हुआ हूँ जोगी बाबा, समझ में नहीं आता कि किसे सच समझूं और किसे झूठ। बैठो, अभी संसार में तुमने देखा ही क्या है। झूठ और सच की तमीज तो बहुत अरसे के बाद जाके होती है। इंसानों ने झूठ बोलने ही तो कमाल हासिल किया है, जोगी बाबा ने कहा और फिर बोले। अच्छा, अब ये बताओ क्या रही और कैसी रही? जो काम मैं आपने मेरे सुपुर्द किया है उसे अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुमारी आशा के बारे में नई नई मालूमात हासिल हुई हैं। वो अपने दुश्मन से खौफजदा हैं। उनका ख्याल है कि उसके सौतीले बहन भाई और राजा कर्ण सिंह उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उन्हें हलाक करके उनकी राजगद्दी छीन लेना चाहते हैं। खूब, बहुत बड़ी बात उगलवा ली तुमने, ये तुम्हारा ही कमाल है। मैंने कहा था ना कि तुम मामूली शख्सियत के मालिक नहीं हो, मगर ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा और सुनाओ, पूबिंग सिंह से मिले? हाँ, वो एक साधु किस्म का आदमी है, खामोशी से एक गोशे में बैठा रहता है। उसके चेहरे पर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे मुझे उस पर शुबा होता। और कुमारी देविका, वो तो बहुत ही मजलूम और बेकस लड़की है। सुना है कि आशा उसके साथ बड़े मजालम करती है। उसका इजहार उसकी पेशानी पर बंधी हुई एक पट्टी से भी होता है। उसने आशा कुमारी के बारे में क्या कहा? बस गुण गाती रही उसके, कहने लगी उसकी दुश्मन हो ही नहीं सकती। कुमारी आशा का क्या ख्याल है? बस कुमारी आशा यही कहती है कि उसे अपने दुश्मनों से खतरा है। ये सब कुछ तो एक बहुत गहरी साजिश का पता देते हैं। साजिश, एक ऐसी वैसी साजिश। यहाँ शख्स किसी न किसी चक्कर में मसरूफ है। मगर जोगी महाराज, एक सबसे बड़ी उलझन जो मेरे जहन में है वो ये है कि आखिर आप इन मामला से दिलचस्पी क्यों रखते हैं? आपको किसी की मदद करना चाहते हैं, कम से कम मुझे पता तो चल जाए, मैंने कहा। और जोगी बाबा के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, बेटे, अभी समय नहीं आया मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं। फिर जोगिंदर जो कुछ कह रहा है उसे उसकी जिंदगी का भी गहरा ताल्लुक है और मैं तुमसे बार बार ये कह चुका हूं कि मैंने इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है कि इसमें तुमसे हमदर्दी और मोहब्बत भी शामिल थी और अपना मकसद भी पूरा करना था। मुझे किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो मेरा काम कर सके, और जब तुम मेरा काम कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें किसी और मामले की जरूरत ही ना पेश आएगी। तुम अपने दुश्मन से बदला भी ले सकोगे उस नई हसीयत में आकर। ओहो, नई हसीयत क्या है? इसके बारे में मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर जोगिंदर, जोगी बाबा ने कहा। अच्छा जोगी बाबा, जैसे आपकी मर्जी। मैं बहरतौर आपसे ताउन करने का फैसला कर चुका हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं आपसे इनहराफ नहीं करता। मुझे तुम पर भरोसा है किनोर शंकर, और कोई खास बात तो नहीं हुई। अरे हाँ, एक किरदार का जिक्र करना भूल गया। वो क्या? एक आदमी को मैंने पूबंग सिंह के कमरे से निकलते देखा था। ओहो, कौन था वो? बड़ी खतरनाक सी शक्ल सूरत का आदमी था। पूबंग सिंह के कमरे से निकला। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। तुमने उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं की? नहीं। अच्छा, मुझे उसका हुलिया बताओ, जोगी बाबा ने कहा और मैं अंदाजे की बिना पर उसका हुलिया बताने लगा। जोगी बाबा पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते रहे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा अब तुम वापस जाओ, दोपहर को मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में मालूमात हासिल करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि तुम्हें उसके खिलाफ क्या करना है। कम से कम हमें इस आदमी के बारे में तफसील तो मालूम हो। मैंने खामोशी से गर्दन हिलाई। थोड़ी देर के बाद जोगी बाबा से रुखसत होकर वापस महल की जानब चल पड़ा। इस दौरान कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। जिस शख्स के बारे में प्रिंस जोगिंदर ने मुझसे कहा था कि वह मुझे मालूमात बहम पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई मालूमात हासिल नहीं हुई थी। मेरा जहन बहुत ज्यादा वसी नहीं था। वो तो हालात ने मुझे इतना तजर्बेकार बना दिया कि मैं अपनी उम्र से ज्यादा सोचने लगा। मेरे दोनों बॉडीगार्ड ज्यादा अतालीक आराम से अपनी अपनी रिहाइश गाह में मुकीम थे। जो शाम तक उन्हीं मामलात के बारे में सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि प्रिंस जोगिंदर ने जो काम मेरे सुपुर्द किया है, मुझे चाहिए कि खुद आगे बढ़कर उस सिलसिले में काम करूं। चुनांचे इस ख्याल के तहत रात गए मैं अपनी ख्वाबगाह से निकल आया, अपने दोनों बॉडीगार्ड से मिला,
यूकोहा वगैरह आराम से यहाँ रह रहे थे। मुझ पर निगाह रखने का काम उनके सुपुर्द था। इसके अलावा उन्हें और कोई खास काम नहीं था। मैं उनके पास पहुंचा तो वो दोनों उठ खड़े हुए। कहिए किन्नौर जी, कोई काम हमारे लायक। तुम लोग मेरे पीछे करते रहो। अगर कोई खास वाकया पेश आए या मुझे तुम्हारी जरूरत पेश आए तो तुम मेरा साथ देना बेहतर है, उन्होंने कहा और तैयार होने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगाए। उसके बाद उनके कमरे से निकल आया। अब मैं पूरे महल का गश्त करना चाहता था, महल के हालात देखना चाहता था। महल सुनसान हो चुका था। नौकरियां बांधे अपने अपने कमरे में जा चुके थे। जगह जगह मदम रोशनियां जल रही थीं जो रात की इलामत थी। मैंने उस तरह का चक्कर लगाया जिधर राजी कुमारी देवा रहती थी, फिर वहां से चला। मैं बहुत लंबा चक्कर लगाकर रानी आशावती की ख्वाबगाह की तरफ आ निकला। मैंने देखा कि रानी के मुहाफिज सोए हुए हैं और अपनी ड्यूटी पर मोहतात नहीं हैं। उनकी गर्दनें उनके सीनों में खोई हुई थीं। चंद लम्हात के लिए मेरे कदम ठटक गए और फिर मैंने सोचा कि सुबह को रानी को उनके मुहावजों की कारकर्दगी से आगाह कर दूंगा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे उछलकर एक सतून की आड़ लेना पड़ी थी। मैंने पुरअसरार साये को चोरों की तरह रानी के कमरे की तरफ आते देखा था। बिलाशुबा उसका अंदाज मशकूक था और जो लिबास वह पहने हुए था उससे उसके मुंह ही छुपा हुआ था। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि उसका जायजा लूं वो क्या करता है, लेकिन दूसरे लम्हे जहन की वो रग फड़क उठी जो जंजलाहट का इजहार करती थी और जिसके ज़ैर असर मैं सोच समझकर कदम उठाने की बजाय अंधे इक़दामात के रास्ते तलाश करने लगता था। चुनाचा मैंने किसी फुर्तीले चीते की तरह उस आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं इससे पहले कि वो रानी की ख्वाबगाह तक पहुंचता खुद ही कुछ करने का इरादा रखता था। जो ही वह मेरी जिद पर आया दफतन मैंने उस पर छलांग लगा दी। किसी ऐसे शिकार को काबू में करने के लिए मुझे मेरे उस्तादों ने खासे गुर सिखाए थे और मुझे खुद पर एतमाद करने का तरीका बता दिया था। बहरहाल मैंने अपने दाव इस्तेमाल करके उस पर हमला कर दिया और वो मेरी इस नपी तुली छलांग पर मेरी जिद में आ गया। लेकिन वो भी फुर्तीला आदमी था। उसने भरपूर जद्दोजहद की, लेकिन ये दाव उसकी समझ में नहीं आ सका और वो अपनी जद्दोजहद में नाकाम रहा। तब मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी पर ज़रब लगाई और उसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोच लिया। अब वो बेकार था। चुनाचा मैंने पैरों की गिरफ्त खत्म कर दी और उसका मुंह भींचे भींचे अपने कंधे पर डाल लिया और फिर अपने कमरे की जानब चल पड़ा। मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। वो सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। अगर उसका शिकार को काबू में करने में मुझे कोई दिक्कत पेश आती तो यकीनन इस वक्त वो मेरे मददगार होते। मैं उनके साथ अपने कमरे में आ गया और अपने शिकार को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मैंने उन दोनों से कहा, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो और इतराफ पर निगाह रखो। वो दोनों बाहर निकल गए। मैंने अपने शिकार का चेहरा देखने लगा। वो एक जवान आदमी था और इससे पहले मैंने उसे महल में नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गया, लेकिन तकलीफ से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी ये तकलीफ मैं ही दूर कर सकता था। रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए नाकारा भी हो सकती थी। चुनाचा मैंने घुटाई हुई आवाज़ में कहा, अगर तुम इस तकलीफ से निजात हासिल करना चाहते हो तो हर तरह की जद्दोजहद से बाज रहने का वादा करो, वरना दूसरी बार तुम्हें हमेशा के लिए नाकारा कर दूंगा। मैं भगवान के लिए मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, उसने कराहती हुई आवाज़ में कहा। तब मैंने उसे ऊंधा करके एक ठोकर उसकी कमर पर रसीद की और उसकी कराह निकल गई। लेकिन बहरतौर वो तकलीफ खत्म हो गई थी जिसने उसे मौत और इज्जत की कशमकश से दो चार कर दिया था। अब सीधे हो जाओ, मैंने कहा और वो फुर्ती से सीधा हो गया। अब अपने बारे में सब कुछ बता दो। मेरा नाम गुम्पत लाल है, रियासत के एक ओहदे पर काम करता हूँ। रानी साहबा की दरख्वास्त पर खुफिया तौर पर उनकी निगरानी भी करता हूँ और रात के किसी भी समय इसी हालत में उनकी ख्वाबगाह के 3 चक्कर लगा लिया करता हूँ। और ये काम मैंने उस वक्त से शुरू किया है जब से रानी साहबा पर हमले हुए हैं। गोया तुम भी उनके मुहाफ़िज़ हो। हाँ, किसी ओहदे पर काम करते हो, बस उनकी खुफिया मुहावजों में से एक हूँ। रानी साहबा को तुम्हारे ऊपर एतमाद है मुकम्मल तौर पर और वो अपनी हिफाजत के लिए मेरा तकर्रुर हरगिज़ ना करती। उसने तकलीफ से कहा, कहाँ रहते हो? महल के दूसरी तरफ, उस जगह जहाँ और लोग रहते हैं। यहाँ कितने अरसे से कयाम है तुम्हारा? 1 साल से। रानी साहबा तुम्हारी बातों की तस्दीक करेंगी? हाँ, उसने जवाब दिया। फिर बोला, मेरी कमर में शदीद दर्द है, रीढ़ की हड्डी में टीसे उठ रही हैं, कहीं हड्डी टूट ना गई हो। नहीं, अब वो ठीक है, जो खराबी उसमें थी वो दुरुस्त कर दी गई। तो फिर मुझे सहारा दो, मैं जाना चाहता हूँ। अपने तौर पर अगर तुम चाहो तो रानी साहबा से मेरे बारे में मालूमात हासिल कर लो। मैं नहीं चाहता किसी और को ये बात मालूम हो सके कि मैं रानी साहबा का खुफिया निगरान हूँ। गुम्पत लाल ने कहा, ठीक
ठीक है, लेकिन रात को तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैं सुबह ही को रानी साहबा से मालूमात हासिल कर सकता हूँ। और ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मुझे रातों रात अपनी जगह वापस पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं, और इसके अलावा मैं तुम्हें आज़ाद भी नहीं छोड़ सकता। मैंने एक रस्सी तलाश करके उसके गंपत लाल के हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए और दोनों पांव भी जकड़ दिए ताकि वो जुम्बश ना कर सके। सुनो, मैंने उसे गुराते हुए लहजे में कहा, अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। मैं नहीं चीखूंगा, भला मुझे चीखने की क्या जरूरत है। मैंने गंपत लाल को उठाकर फर्श पर डाल दिया और फिर बाहर अपने साथियों के पास आ गया। मैंने आहिस्ता से उनसे कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो, मेरा शिकार बेबस है, उसे अपनी जगह से हिलने का मौका नहीं मिल सकेगा। ठीक है किन्नौर, लेकिन अगर आप कहें तो हम रात भर यहाँ पहरा दे सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा और दोनों चले गए। मैं अपने बिस्तर पर जा लेटा। गुंपत लाल इसी तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। दूसरी सुबह मैंने रानी से मुलाकात की और उनके कमरे में पहुंच गया। मेरे सुबह ही सुबह आने से वो हैरान हो गई थी। अरे शंकर महाराज, खैरियत तो है? इतनी सुबह ही सुबह क्या बात है? उन्होंने तअज्जुब से सवाल किया। रात को मैंने एक चोर पकड़ा है रानी साहबा, जो इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकती हैं। चोर? हाँ, अपना नाम गंपत लाल बताता है और कहता है कि वो आपका खुफिया मुहाफिज है। अरे, रानी का चेहरा फक हो गया। गंपत लाल, वो कहाँ है? उन्होंने बेचैनी से कहा। मैंने कहा ना, रात को मैंने उसे पकड़ लिया है। अगर आप मेरे कमरे तक चल सकें तो उसे देख सकती हैं। ओह ठहरो, मैं चल रही हूँ, उसने कहा और फिर वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई। अरे अरे, खोलो, इसे खोल दो, ये मेरा ही आदमी है। क्या खुफिया तौर पर आपकी ख्वाबगाह की निगरानी करता है? हाँ, इस वक्त से, जब से मुझ पर हमले शुरू हुए हैं, और मैंने इसे अपनी ख्वाबगाह में ड्यूटी पर लगा दिया था। हूँ, ठीक है, मैंने जवाब दी और फिर गंपत लाल हाथ पांव खोल दिए। बेमुश्किल तमाम वो खड़ा हो सका था और उसके बाद वो बाहर निकल गया। रानी आशावती के चेहरे पर गौरव फिक्र के आसार पैदा हो गए। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे इजाजत ली और वहां से वापस चली गई। उसकी कैफियत अजीब सी थी। दिन को तकरीबन 11:30 बजे फिर उसने पुरअसरार अंदाज में मुझे जोगी महाराज का रुका मिला और उस मुलाजम को शायद उन्होंने खास तौर से फांस लिया था। मुलाजम ने वो रुका बड़ी राजदारी से मेरे पास पहुंचा दिया। मैंने रुका खोल कर देखा तो लिखा था, जिस आदमी का तुमने तज़किरा किया था उसका नाम सुदेर है। सुदेर इस वक्त तुम्हें तालाबाड़ी की पुरानी हवेली के पीछे बने पुराने एक मकान में मिल जाएगा। वो वहाँ तनहा है। तालाबाड़ी का इलाका कच्ची सराय से एक फरलांग के फासले पर है। अगर तुम यहाँ तक आ जाओ तो उसके बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। तुम उसकी जुबान खुलवाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हो, मुझे इस पर एतराज नहीं होगा। हाँ, अपने साथ अपने दोनों बॉडीगार्ड को भी ले आना ताकि तुम्हें कोई दिक्कत पेश ना आए, और जिस कदर मुनासिब हो ये काम कर लो। मैंने रुका पड़ने के बाद एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। ठीक है, मुझे ये सब कुछ करना चाहिए। प्रिंस जोगिंदर मेरा सरपरस्त था। उसने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे उनका सिला जिस अंदाज में भी मुझे चुकाना पड़े, ये मेरा फर्ज है। चुनाचा एक बार फिर मैं महल से निकल आया। इस बार मैंने रानी आशावती को इतला देने की जरूरत भी नहीं महसूस की। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था मेरी तवक्का के खिलाफ था। मैं तो अपने ही मामलात में मस्त था। बहरतौर मेरे दोनों बॉडीगार्ड मेरे साथ पले। तालाबाड़ी का इलाका तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पुरानी हवेली एक टूटे हुए खंडर का नाम था जिसके अतराफ में आबादी थी, और उसके बिल्कुल अकब में जो एक कच्चा सा मकान मुझे नजर आया वो अकेला ही था। सामने एक खासा बड़ा अहाता था और उसके बाद मकान के 2 या 3 कमरे थे। अहाते में कोई दरवाजा नहीं था। मैं उससे अंदर दाखिल हो गया। अतराफ में मैंने देख लिया। उसके अलावा मैंने अपने साथियों को इस सिलसिले में होशियार भी कर दिया था और वो पूरी तरह मुस्तैद थे। मैंने उन दोनों कमरों में झांका। अभी तक हमने अपने कदमों की आवाज़ पैदा नहीं होने दी थी, और फिर एक कमरे में मुझे वो शख्स नजर आ गया। वही था। सूरत हाल खासी खतरनाक थी, लेकिन प्रिंस जोगिंदर ने मुझ पर एतमाद किया था। उसने जो तालीम मुझे दिलवाई थी उस पर यकीनन उसे पूरा एतमाद था, वरना मुझे इतना बड़ा काम ना सौंपता। मैं चंद लम्हा सोचता रहा और फिर अंदर पहुंच गया। कमरे में बैठा हुआ शख्स मुझे देखकर उछल पड़ा था। उसने तेज निगाहों से मुझे देखा और बोला, क्या तुम अंधे हो? यहाँ क्यों घुस आए हो? हाँ, मैं अंधा हूँ और मुझे देखिए बगैर यहाँ घुस आया हूँ। क्या बक रहे हो? आखिर तुम यहाँ कैसे आए? अजीजम, मेरा ताल्लुक इस मकान से है। क्या? वो तअज्जुब से बोला। वो गहरी निगाहों से मेरे हुलिये का जायजा ले रहा था। मुझे तो यहाँ आए हुए चंद ही रोज हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ सदियों से रहता हूँ। मैंने जवाब दिया। सदियों से? हाँ, सदियों से। क्या बक रहे हो? सदेर के चेहरे का रंग बदलने लगा।
जो तुम सुन रहे हो ये घर असीब ज़दा है, और ये दूसरी बात है कि मैं ज़रा जदीद किस्म का भूत हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। तुम मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो। सुदेर ने डरी डरी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद ऐसी ही बात हो, लेकिन तुम्हारे साथ अब जो कुछ होने वाला है वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो।